नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 11 नवंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। इसके पहले सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि बायजूस नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहा है, जो कि 14 नवंबर को डेट रखी गई है 11 बजे सुबह। तो इसमें आप 90% स्कॉलरशिप पा सकते हैं और आपके आगे की संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में यह बहुत ही मददगार सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें और रजिस्ट्रेशन 13 नवंबर तक सैटरडे को 6 PM तक ही रहेगा। इसके बाद क्लोज हो जाएगा और संडे को आप लोग परीक्षा में पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर इस संस्थान का लाभ उठाएं। अब आते हैं आज के सत्र के विषय की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जीवाश्म ईंधन की। यानी जीवाश्म ईंधन पर चूंकि अभी ग्लासगो में कोप 26 की बैठक संपन्न हो गई है, तो अब ऐसे में विकासशील देशों पर जीवाश्म ईंधन के प्रयोग पर क्या कोई कानून बनाया जा सकता है या जो है उस पर रोक लगाई जा सकती है, इन सब बातों की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरा टॉपिक है भारत में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी का 5 वर्ष पूरा हुआ अभी 8 नवंबर को ही, तो उसके क्या साइड इफेक्ट रहे, क्या लाभ रहे, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। विमुद्रीकरण होता क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद है टॉपिक हाथ से मैला धोने की प्रथा, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। तो इस पर जो है मद्रास हाई कोर्ट ने कड़ा निर्णय लिया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाथ से मैला धोने की प्रथा है क्या, इसके लिए कब कब कानून बनाया गया, उस पर कितना क्रियान्वयन हुआ, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो अंतिम टॉपिक है, केंद्र ने गन्ना, कपास, जूट किसानों के लिए प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। इसमें हम थोड़ा सा MSP की बात करेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को रखा जाता है, MSP है क्या, और साथ साथ इसमें किस पर मंजूरी दी गई है, इन सब की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्नों को हम देते हैं, उसमें आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर को लिखें। तो आइए देखते हैं, पेज नंबर 9 पर आया हुआ है संपादकीय पृष्ठ पे। इसको GS के 3rd पेपर में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत डाल सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत देख सकते हैं। क्या भारत को जीवाश्म ईंधन जलाने का अधिकार है, यहां पर आज के इस संपादकीय पृष्ठ पर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे प्रमुख तथ्य यही बात आ रही है कि क्या भारत को जीवाश्म ईंधन जलाने का अधिकार है। तो विकास के लिए जो हरित मार्ग का अनुसरण करने से भारत को अधिक कोयला उत्पादन के लिए बहस करने के बजाय मदद मिलेगी। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोयला के अतिरिक्त भी, यानी कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के अतिरिक्त भी वैकल्पिक ईंधन के स्रोत महत्वपूर्ण हैं और भारत में निहित हैं। तो ऐसे में भारत इन दोनों की बात कर सकता है। हालांकि अभी भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने देश के पहले विकास की गति को आगे बढ़ाए, और विकास की गति को तभी बढ़ाया जा सकता है आगे जब ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो अब ऐसे में ऊर्जा के साधन, जैसे कि भारत में अभी भी कोयला एक प्रमुख स्थान रखता है, जो कि एक जीवाश्म ईंधन है। तो पार्टियों के सम्मेलन में कोप 26 की जो बैठक हुई, उसकी पृष्ठभूमि में कोयले पर भारत की निर्भरता पर काफी बहस हुई, जबकि कोयला लॉबिस्टों को उस निर्भरता को जारी रखने में स्पष्ट रुचि हो सकती है। और यह आश्चर्य की बात है कि अब प्रगतिशील मंडल भी इसे सही ठहराने के सिद्धांत प्रदान करते हैं। तो यानी कोप 26 की जो यह बैठक हुई है, उसकी पूर्व संध्या पर ही हमारे देश के पर्यावरण मंत्री द्वारा इसी तरह की स्थिति अपनाने के बावजूद भारत सरकार ने पहली बार 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। और यह देखा जाना बाकी है कि क्या सरकार वास्तव में इस पर अमल करेगी या नहीं।
क्योंकि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही आ रही है निकलकर, अगर इसका सैद्धांतिक तर्क की हम बात करते हैं तो भारत को विकास की जरूरत है, और विकास के लिए मैंने क्या कहा, ऊर्जा की जरूरत है। तो ऊर्जा के प्रमुख साधन में कोयला भी है। हालांकि चूंकि भारत का अगर बात किया जाए तो ऐतिहासिक रूप से अगर उत्सर्जन में अभी प्रति व्यक्ति की बात किया जाए तो वह स्थिति नहीं है कि वह पूरी तरह से अभी कोयले पर नियंत्रण कर सके। तो अभी जो है अगर वैश्विक कार्बन बजट में एक उच्च और उचित हिस्सेदारी के लिए अगर बात की जाए तो अभी भारत काफी पीछे है। ऐसे में उसे जीवाश्म को जलाने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अब इसमें जैसे दूसरा पॉइंट दिया है कि यदि ऊर्जा के अन्य स्वच्छ रूप उपलब्ध हैं तो कोयले के उपयोग पर क्यों बने रहें। तो आमतौर पर कोयला के पक्ष में तर्क इसकी लागत, विश्वसनीयता और घरेलू उपलब्धता के कारण होता है। अगर हाल के हम आंकड़ों से देखें तो यही पता चलता है कि सौर, फोटोवोल्टिक, हाइड्रो और ऑनशोर पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की स्तरीय लागत पिछले एक दशक में तेजी से घट रही है और पहले से ही जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन से कम है। तो सीमांत अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी ने ऐसे स्रोतों की परिवर्तनशीलता के प्रश्न को काफी हद तक संबोधित करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन यह भी कहना, जहां तक कोयले की आसान घरेलू उपलब्धता का सवाल है, तो यह एक मिथक है, क्योंकि कोयला मंत्रालय के अनुसार भारत का शुद्ध कोयला आयात 2011-12 में 782.6 बिलियन से बढ़कर 2020-21 में 1155 बिलियन हो गया है। तो भारत दुनिया में कोयले के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जबकि इसके पास सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे में क्या स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प की ओर भारत जा सकता है? तो वैश्विक दक्षिण को उन विकास मॉडल में उत्तर की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए जिसका वह अनुसरण करना चाहता है। तो दुनिया में उत्तर औपनिवेशिक विकास की बहस के दौरान चर्चा के तहत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला है कि प्रौद्योगिकी, यानी इसमें जो है अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण और अधिशेष श्रम के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तकनीकों का चुनाव। तो भारत ने आयात, प्रतिस्थापन, औद्योगिकरण के अपने प्रयासों में दो मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया जो सुधार के बाद की अवधि के दौरान खराब हो गया था, लेकिन यह आज दोनों को संबोधित कर सकता है। अगर भारत देखा जाए तो वह जीवाश्म ईंधन के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प को भी अपना सकता है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता भारत को प्रौद्योगिकी की इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक प्रमुख शुरुआत दे सकती है। यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग भारत को उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापार के सामान्य पैटर्न से बचने में मदद कर सकता है, जहां पूर्व नियंत्रण प्रौद्योगिकी को प्रदान करता है और उच्च रोजगार प्रक्षेप वक्र जो हरित पथ जीवाश्म क्षेत्र पर जोर देता है, अधिशेष श्रम के मुद्दे को हल करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह का मार्ग भारत के दूर दराज के क्षेत्रों सहित गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों को स्वच्छ ऊर्जा तक विकेंद्रीकृत पहुंच प्रदान कर सकता है। इसलिए यह एक साथ रोजगार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, गरीबी, आत्मनिर्भरता के मुद्दे को भी संबोधित करता है। कार्बन बजट के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक अन्याय को संबोधित करने की रूपरेखा एक से अधिक तरीकों से इसके दायरे में काफी सीमित हो जाती है। यानी ऐसा अन्याय अकेले राष्ट्र, राज्यों के स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों के भीतर, जैसे अमीर और गरीब में जो खाई है, तो इसी तरह से विकसित देश और विकासशील देशों में जो ये बहस चल पड़ी है कि पूरा ठीकरा विकासशील देशों पर यह डाल देते हैं, यहां पर इसी बात पर दोनों में मनमुटाव हो जाता है। तो इस तरह से गरीब और अमीर इसके बीच और मनुष्यों और गैर मानव प्रजातियों के बीच भी इस प्रकार अन्यायपूर्ण बात होती है। तो इस न्याय को हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जब जलवायु परिवर्तन की बात आती है तो यह वैश्विक दक्षिण के लिए अन्याय की
दोहरी मार है। यानी कह सकते हैं कि जो विकसित देश हैं, दक्षिण देश ज्यादातर विकासशील हैं, तो दक्षिण देशों पर ही पूरा ठीकरा कस देते हैं। तो न केवल यह मुख्य रूप से जिम्मेदार है, बल्कि वैश्विक दक्षिण विशेष रूप से इसके गरीब, अपनी उष्णकटिबंधीय जलवायु और तटीय रेखाओं के साथ उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुचित रूप से सहन करते हैं। तो इस तरह से अधिक कोयले के लिए बहस करना अपने आप में कह सकते हैं कि अपना ही नुकसान करना है। तो यह सच है कि अकेले दक्षिण से शमन करने से इस आपदा को रोकने के लिए आवश्यक अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अधिक कोयला जलाने से समस्या का समाधान भी जरूरी नहीं होगा। ऐसे में कह सकते हैं कि भारत देश दोनों विकल्पों को चुन करके एक हरित ऊर्जा के माध्यम से देश को, खासकर वैश्विक स्तर पर भारत एक लीडर के रूप में यहां पर भूमिका निभा सकता है। तो विकास के लिए क्या वैश्विक दक्षिण के देशों को वैश्विक कार्बन बजट में अपना हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता है? तो यहां पर यही बात है कि नहीं, यह विकास की कीमत पर नहीं आता है, यहां तक कि सीमित अर्थों में भी, क्योंकि विकास को आमतौर पर परिभाषित किया जाता है, लेकिन इस पर कोई जवाब भी नहीं देता है। अतीत की गलतियों को कैसे ठीक किया जाएगा? जिस मूल आधार से शुरुआत की गई थी, अभी तक उस पर ऐसा कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीतिक बहस ही होती है। तो इस तरह से एक तरीका यह हो सकता है कि वैश्विक उत्तर को दक्षिण में ऊर्जा संक्रमण के लिए भुगतान किया जाए। विकास के लिए एक स्वतंत्र हरित मार्ग का अनुसरण करने से ऐसी वार्ताओं के लिए स्थितियां पैदा हो सकती हैं और दक्षिण को नैतिक उच्च आधार मिल सकता है, ताकि उत्तर को मेज पर आने के लिए मजबूर किया जा सके। उत्तर का मतलब यानी यही विकसित देशों, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका ने ग्लासगो में किया था। तो उत्तर और दक्षिण दोनों में जलवायु के खिलाफ कार्रवाई की कमी को इन दो क्षेत्रों के श्रमिक वर्गों को विभाजित करके बनाए रखा गया है। तो इस तरह से जैसे उत्तर जो है परिचालन कोयला खानों को उचित ठहराता है, क्योंकि दक्षिण में अधिक उत्सर्जन जारी है और दक्षिण में उच्च हिस्सेदारी के लिए बातचीत कर रहा है। तो उत्तर के पिछले उत्सर्जन पर आधारित जो बजट है यह एक गतिरोध है। तो इस तरह से हम निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि समय की मांग है कि एक वैश्विक प्रगतिशील एजेंडा है जो कि उत्तर के मजदूर वर्ग को दक्षिण के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया के मेहनतकश लोगों को प्रतिस्पर्धी उत्सर्जन के आक्रामक और खतरनाक मॉडल में वैश्विक शासक अभिजात वर्ग का विरोध करने के लिए खड़ा करता है। तो अतीत की गलतियों को ठीक करने के इस मार्ग के बारे में यदि कोई निराशावादी भी है तो कम से कम यथास्थिति से बेहतर है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यह पेज नंबर 8 पे संपादकीय पृष्ठ पे ही आया हुआ है। इसको जीएस के थर्ड पेपर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डाल सकते हैं। भारत में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी। तो 8 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नोटबंदी या विमुद्रीकरण के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस पर अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की तुलना में लोकप्रिय आख्यान आर्थिक नीति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि वास्तव में ये आख्यान वास्तविकता से अधिक मिथक पर आधारित हैं तो ऐसी नीति का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। तो 2016 में भारत में उच्च मूल्य वाली मुद्रा का विमुद्रीकरण दोषपूर्ण आख्यानों पर आधारित नीति का एक उत्कृष्ट मामला है। तो यानी इसकी कह सकते हैं, अब देखिए इस पर क्या है कि दो है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आप उत्तर दे सकते हैं। यानी 5 साल बाद अधिकांश जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है कि यह नीति विफल रही है। तो इससे जो अघोषित उद्देश्यों से बहुत कम, यानी इसका उद्देश्य क्या था, जैसे काले धन पर, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल, आतंकवाद पर नियंत्रण, डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कम लेन देन, नकदी को जो है व्यवस्थापित करना, लेकिन उन सब पर कहा जाए तो उस मामले पर्यवेक्षकों का यही कहना है कि इस पर जो है सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। तो यहां पर यही बात किया जा रहा है विरोधाभासी रूप में कि नीति की विफलता यह वह प्रभावित नहीं करती और इसके परिणाम स्वरूप इसकी विफलता के लिए भुगतान के लिए बहुत कम कीमत है। यानी हम कह सकते हैं कि इस 5 वर्ष के बाद भी जो नीति का प्रक्षेप वक्र दर्शाता है,
लोकप्रिय आख्यान आर्थिक तथ्यों को पूरी तरह से कह सकते हैं विफल बता रहा है। तो कोविड-19 के बाद भी नकदी पर निर्भरता बहुत अधिक है, यानी कुल मिलाकर जो नकदी और डिजिटल अर्थव्यवस्था है, हालांकि इसका लाभ मिला है कोविड-19 के तहत, लेकिन फिर भी अर्थशास्त्रियों का यही कहना है कि अभी भी बहुत लोगों की इस पर निर्भरता है और अधिक उच्च मूल्य वर्ग के नोट प्रचलन में हैं। तो हर उपाय से आर्थिक नीति के रूप में विमुद्रीकरण एक घोर विफलता थी। हालांकि आज भी अगर आप एक आसान शब्दों में अगर हम समझें तो अगर आप ऑटो से जा रहे हैं तो उसको अगर नगद आप देते हैं तो वो बड़ा खुश होता है, लेकिन वही अगर आप उससे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो बुकिंग कैंसिल करने का भी प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो हमारे जो कम नगदी और अधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था है, यह पूरी तरह से सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो बात आ रही है निकल कर कि विमुद्रीकरण है क्या, तो विमुद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक कह सकते हैं कि पुरानी मुद्रा को, यानी जो पुरानी करेंसी है को कानूनी तौर पर बंद कर दिया जाता है और नई मुद्रा की घोषणा की जाती है। इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। यानी विमुद्रीकरण का अभिप्राय यही है कि ऐसी आर्थिक प्रक्रिया जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है, यानी पुरानी मुद्रा की वैधता को समाप्त कर दिया जाता है। तो विमुद्रीकरण को प्रायः कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में भी देखा जाता है, जहां काला धन छिपाने वाले लोगों को ना चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उसे भी कर देना पड़ता है। तो यह विमुद्रीकरण का जो मेन कारण ही यही है कि काला धन बाहर आएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जो नकली नोटों का विस्तार पार देशों से भी जो आवाजाही होती है उन सब पर यह नकेल कसेगा, खासकर नक्सलवाद और आतंकवादी जैसी गतिविधियों को भी इस तरह से उसकी कमर तोड़ने में यह विमुद्रीकरण कार्य करता है। तो इस तरह से इस पर अंकुश लगा सकता है, यही कारण है कि विमुद्रीकरण का फैसला लिया जाता है। और इसके साथ साथ डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है। यानी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहां पर आंकड़े यही बताते हैं, रिजर्व बैंक के आंकड़ों से यही पता चलता है कि 2019-20 में भारत में डिजिटल भुगतान की मात्रा में करीब 3,434.56 करोड़ रुपए की भारी वृद्धि हुई है। तो आंकड़ों के अनुसार बीते 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान की मात्रा में 55.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है। वहीं डिजिटल भुगतान के मूल्य के मामले में 15.2% की वृद्धि हुई है। तो अक्टूबर 2020 में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई आधारित भुगतान में 207 करोड़ लेन देन के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद विश्लेषकों का यही कहना है कि वह बात नहीं हो पाई। और भारत में कब नोटबंदी हुई, तो भारत में पहली बार 1946 में हुई थी। 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था। इसी तरह से 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। हालांकि उसमें रिजर्व बैंक के जो अध्यक्ष थे उन्होंने विरोध किया था। कई बार पुराने नोटों को एकदम बंद करने के बजाय धीरे धीरे बंद किया जाता है, सरकारें बंद करती हैं। जैसे 2005 में मनमोहन सरकार ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया था। तो इससे जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये का एक जो किया गया, इससे कहा गया कि बहुत कुछ काले धन पर इसका रोक लगा, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका भी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण के निर्णय ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो है, लेकिन उस मात्रा में नहीं। हालांकि इस बात से हम इनकार भी नहीं किया जा सकता कि नोटबंदी अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः विफल रहा है और काले धन को समाप्त करने का लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार भी अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है।
तो इस तरह से जो है, हालांकि इसके सकारात्मक बातों को, इसके कह सकते हैं, इसको पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, यह पेज नंबर 7 पे आई हुई खबर है, इसको सोशल जस्टिस के अंतर्गत जीएस के सेकंड पेपर में डाल सकते हैं। तो इसमें है हाथ से मैला धोने की प्रथा। तो ये हाथ से मैला धोने की प्रथा है क्या? यानी इसको मैनुअल स्कैवेंजर्स कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या इसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे। आगे अभी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो विधेयक लाए गए थे, कानून पारित किया गया था, उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले इस खबर को देखते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो अदालत इसमें जो सुनवाई कर रहा था, तो सफाई कर्मचारी आंदोलनों द्वारा एक याचिका डाली गई, जिसमें जो है हाथ से मैला उठाने के दौरान हुई मौतों के दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की मांग। तो यह मांग जो बढ़ाई जा रही है कि 10 लाख से बढ़ाकर इसको 50 लाख की मांग की जा रही है। तो अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है, और यह भी कहा है कि सरकार उन लोगों की उचित गणना करे जो हाथ से मैला ढोने के काम में शामिल हैं। तो इस तरह से याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि राज्य सरकार बोलती है कि राज्य में जो है मैला हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या मात्र 464 है। वहीं याचिकाकर्ताओं के अनुसार राज्य में 3000 से अधिक, सोचिए, हाथ से मैला ढोने वाले लोग हैं। तो इस तरह से हाथ से मैला ढोने के दौरान हुई मृत्यु के कारण जो मुआवजा है, याचिकाकर्ताओं का यही कहना है कि 10 लाख से इसको बढ़ाकर कम से कम 50 लाख किया जाए। क्योंकि जब यह 10 लाख किया गया था और आज में बहुत अंतर हो गया है, और जो भी मैला ढोने के दौरान लोगों की जो मरने वाले आश्रितों को भी रोजगार भी मुहैया कराया जाए, तो राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं। तो इस तरह से अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर यह निर्देश दिया है, और इस पर कड़ा जो है रुख अपनाया है मद्रास हाई कोर्ट ने। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा आप समझ गए होंगे मैला ढोने की प्रथा है क्या, और इसमें एक पॉइंट 2-3 बिंदु हैं यहाँ पर। मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम, यह 1993 में लाया गया था। सोचिए, तो यह उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी 1993 में। तो नरसिम्हा राव सरकार के तहत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह मसौदा तैयार किया गया, और यह 6 राज्यों में इसे जो है पारित कर एक कानून बनाने का अनुरोध केंद्र सरकार ने किया। तो इस तरह से मैनुअल मैला ढोने वाले को रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण अधिनियम 1993 यह बनाया गया, और 1993 में ही यह संसद में पारित किया गया। और यह मैला ढोने वालों के रोजगार या सूखे यानी गैर फ्लश शौचालयों के निर्माण को 1 वर्ष तक के कारावास या 2000 रुपए के जुर्माने के साथ दंडित करता है। लेकिन सोचिए, यह कानून तो आया, लेकिन पिछले 20 वर्षों में एक भी इस तरह का कोई केस नए कानून के तहत किसी को सजा नहीं हुई। दूसरा, फिर उसके बाद मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013, या इसको MS अधिनियम 2013 कहते हैं, यह लाया गया। तो इस अधिनियम के तहत हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य या रोजगार का यह निषेध करता है। यह हाथ से मैला साफ करने वाले और उनके परिवार के पुनर्वास की जिम्मेदारी राज्यों पर आरोपित करता है। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जिला निगरानी समिति, 21 राज्यों में राज्य निगरानी समिति और 8 राज्यों में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण भी किया गया। फिर 2020 में मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास संशोधन विधेयक लाया गया। तो इसमें विधेयक में मेन यह मुद्दा था कि सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए पूर्ण मशीनीकरण का आह्वान किया गया, आधुनिक तौर तरीके अपनाने का कोशिश किया गया। तो इसमें जो है किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नेता भी मैला ढोने की प्रथा का पुरजोर विरोध कर चुके हैं, और यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 15, 21,
38 और 42 के प्रावधानों के खिलाफ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आजादी के 7 दशकों के बाद भी इस प्रथा का जारी रहना यह देश के लिए शर्मनाक और जल्द से जल्द इसका अंत होना आवश्यक है। ये तो रही सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट की। इस तरह से देश के विभिन्न राज्यों में हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के, सफाई कर्मियों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। हर साल इसके तहत लोगों की जान चली जाती है और उनके लिए अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि हाथ से मैला ढोने को समाप्त करने के लिए तकनीकी विकल्पों को बढ़ावा देना आवश्यक है। सामाजिक जागरूकता और इस पेशे से जुड़े लोगों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान देना होगा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 11 पे आया हुआ है जीएस के 3rd पेपर में, इसको एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं। सेंट्रल अप्रूव्स इंसेंटिव्स फॉर शुगर केन कॉटन जूट फार्मर्स। तो केंद्र ने गन्ना, कपास, जूट किसानों के लिए प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है और गन्ने से एथेनॉल के दाम बढ़े। कपास उत्पादकों के लिए मूल्य समर्थन। तो 3 कृषि सुधारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की पहली वर्षगांठ के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे CCEA कहेंगे, ने दिसंबर से शुरू होने वाले चीनी विपणन सत्र में पेट्रोल में मिश्रण के लिए गन्ने के रस से निकाले गए एथेनॉल की कीमत को बढ़ाकर 63 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर कर दी और यह पिछले साल की तुलना में 80 पैसे की बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो इस तरह से जो हैवी सिरे से निकाले गए एथेनॉल की दर में 97 पैसे, याद रखेंगे, 97 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जबकि हैवी सिरे से निकाले गए एथेनॉल की दर भी रुपए 1.47 की वृद्धि की गई है। तो पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण अगले साल 10% और 2025 तक 20% तक करने की उम्मीद जताई गई है। तो तेल विपणन कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित दर पर चीनी मिलों और डिस्टिलरी से इथेनॉल खरीदती हैं। तो चीन अधिशेष को कम करने और मिलों की तरलता बढ़ाने से दर वृद्धि से गन्ना किसानों को भुगतान में उसके लंबित बकाया को कम करने की भी उम्मीद है। तो इस तरह से गन्ना उत्पादक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। जैसे वर्तमान में किसान आंदोलन चल रहा है, तो राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण यह मतदाता भी हो सकते हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो यह जो है एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को भी कम किया है और इससे किसानों की आय भी बढ़ी है। तो सीसी ने पिछले 7 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं अधिदिष्ट फसलों में जो 14 फसलें हैं खरीफ की, 6 रबी की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एमएसपी पर किसानों से फसलों की खरीद में अपने नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में भारतीय कपास निगम को 17,408.85 करोड़ के प्रतिबद्ध मूल्य समर्थन को भी मंजूरी दिया। किसने दिया? केंद्र सरकार ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया केंद्र सरकार ने, यानी एमएसपी मूल्य के रूप में वित्तीय सहायता को मंजूरी दी और भी कितने की? 17,408.85 करोड़। तो महामारी के दौरान पिछले 2 सत्रों में सीसीआई ने देश के कपास उत्पादन का 1/3 खरीद लिया, जिससे 40 लाख किसानों को 55,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। तो कपास एक सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। लगभग 58 लाख कपास उत्पादक किसानों के साथ साथ कपास प्रसंस्करण
और व्यापार जैसे संबंधित गतिविधियों में लगे 400 से 500 लाख लोगों की आजीविका कायम रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कपास का जो सीजन 2020-21 के दौरान 360 लाख बेलों के अनुमानित उत्पादन के साथ 133 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 25% है। तो यह महत्वपूर्ण कदम है केंद्र सरकार का। और जैसा कि आपको पता है, कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, यह अग्रणी राज्य हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो दक्कन का पठार है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और काली मृदा कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही कारण है इसे काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। और अब इसमें तो बीटी कॉटन का भी प्रयोग किया जा रहा है। यही कारण है कि इसका उत्पादन और बढ़ गया है। तो कपास के मामले में सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रयोग किया, आनुवांशिक जीन संवर्धित बीजों का प्रयोग करके उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। तो यह था। और नेक्स्ट जिसमें पॉइंट है, सीसीई ने इस साल पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण मानदंडों को भी मंजूरी दी। इसमें यह निर्धारित करते हुए कि 100% खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से जूट की थैलियों में पैक की जानी चाहिए। और इस तरह के आरक्षण ने पिछले साल कुल कच्चे जूट उत्पादन का 2/3 उपभोग किया। और इससे यह भी ध्यान रखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत जो बात की जा रही है बार बार, उस पर जो है यह बहुत ही लाभदायक कह सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत में एक कड़ी के रूप में यह कार्य कर सकता है जूट उद्योग। और जूट उद्योग भारत का, यानी भारत सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है और भारत का 80% से अधिक जूट का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल करता है। क्योंकि जूट के उत्पादन के लिए निचला डेल्टाई क्षेत्र होना चाहिए, वर्षा की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तापमान भी 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस तरह से खुद अनाज पैक करने के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए के जूट के बोरे केंद्र खुद खरीदता है। और यह 40 लाख जूट किसानों की उपज के लिए गारंटीकृत बाजार भी सुनिश्चित करता है। ज्यादातर पूर्वी भारत में 3.7 लाख जूट मिल श्रमिकों का समर्थन करता है, मुख्यतः पश्चिम बंगाल। यही तो हमने बताया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फिर 1971 के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो बांग्लादेश से भारत को काफी प्रतिस्पर्धा करना पड़ जाता है। तो इस तरह से जूट का बहुत बड़ा कह सकते हैं उत्पादक देश बांग्लादेश भी है। तो यह जो है केंद्र सरकार ने इस पर बहुत सारा यह एक कह सकते हैं सराहनीय निर्णय लिया है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है सोशल जस्टिस से। भारतीय संविधान में मौजूद कई प्रावधान एवं हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले कई कानून देश में जारी इस प्रथा को खत्म करने में सक्षम नहीं रहे हैं। चाहे 1993 का एक्ट हो, चाहे 2013 का, फिर 2020 में संशोधन किया गया है। इन सब बातों का जिक्र करते पहले तो आपको यहां बताना है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा है क्या, मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या। फिर उसके साथ साथ संविधान में हमने बताया था अनुच्छेद वह जो है समानता का अधिकार को सीधे सीधे यानी मूल अधिकारों का हनन करता है, नीति निर्देशक तत्वों का हनन करता है। और इस तरह से थोड़ा सा अगर निष्कर्षता में जाते हैं तो बोल सकते हैं कि 70 दशकों में तो यह जो है इसके कारणों का परीक्षण करना है और इस समस्या को दूर करने के तरीकों के सुझाव भी हमें बताना है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, यह सब को यानी भूमिका में बहुत ही कम शब्दों में इसको आपको बताना है। और बताते हुए फिर मुख्य मध्य भाग में इसको सारे इसके जो है कह सकते हैं कि आलोचनात्मक भी आप बात कर सकते हैं कि क्यों ये खत्म नहीं हुई प्रथा, और अंत में निष्कर्षता यही कह सकते हैं कि इस पर जो है सरकार लगातार प्रयासरत है और यह इसके लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए और आधुनिक तकनीकों से सेप्टिक टैंकों की सुरक्षा किया जाए और इस तरह से हाथ से मैला ढोने की प्रथा को कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की बात की जाए तो क्या आप भारत सरकार के समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व के तर्क का समर्थन करते हैं? तो उपयुक्त उदाहरणों के साथ उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार यानी अब यहां पर भी बात की जाए तो भारत पूरी तरह से विश्व के साथ खड़ा हुआ है इस जलवायु परिवर्तन के, यानी कह सकते हैं भारत ने इस बार तो COP26 बैठक में 2070 का मानक ही और पंचामृत उसने फार्मूला भी दे दिया कि 2070 तक हम शून्य कार्बन
के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और पेरिस समझौते, तो इस तरह से भारत क्या कर रहा है, भारत जीवाश्म ईंधनों के विकल्प क्या तैयार कर रहा है, इन सब बातों को उदाहरणों के साथ लिख करके आप इसको उत्तर, बहुत ही सुंदर उत्तर लिखा जा सकता है। यह भी 250 शब्दों का है। इसमें भी उत्तर को 3 भागों में तोड़ लीजिएगा, भूमिका, मध्य भाग और अंत में निष्कर्ष। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह अंक आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।